आज मैं कुंदन कुमार क्लास 12th BSCP की स्टडी ऑफ इंग्लिश की जो चैप्टर मिडिल इंग्लिश है, जो 12th वाले बच्चों के लिए पढ़ना भी है, आज मैं इसकी चर्चा करूँगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ओल्ड इंग्लिश की जो चैप्टर पूरी की पूरी मैंने चर्चा करा है, उसके क्वेश्चन पर भी डिस्कस किया हूँ, उसे भी आप अवश्य देखें। और अभी मैं चर्चा करता हूँ मिडिल इंग्लिश की, इसको आप देखें लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि आप जानते हैं मिडिल इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश के बाद क्या आई हुई इंग्लिश, क्योंकि अभी आप यहाँ देख भी रहे हैं, लिखा भी है कि द ईयर AD 1066 is generally taken to be the end of the Old English period, but Middle English came into existence after a gap of almost a century for the reasons stated earlier. आप ये जानते हैं कि 1066 AD में ओल्ड इंग्लिश का अंतिम पीरियड था। उसके बाद मिडिल इंग्लिश धीरे धीरे अपने स्थिति में आना, लगभग बहुत दिनों के बाद, गैप ऑफ ऑलमोस्ट सेंचुरी के बाद, जो कि इसका अस्तित्व में आना, जो कि उसकी चर्चा पूर्व में ही किया जा चुका है। जो पढ़े होंगे तो पता भी होगा इनको। Thus मिडिल इंग्लिश पीरियड इज एक्सेप्टेड टू बी फ्रॉम AD 1150 to 1500, क्योंकि आप जानते हैं कि मिडिल इंग्लिश का जो काल है वो 1500 AD के 1150 से लेकर 1500 AD के बीच में माना गया है। At each end there is a period of transition when the language seems to be in a state of flux, क्योंकि प्रत्येक काल की समाप्ति पर एक परिवर्तन की अवधि आती है, जब भाषा के तीव्र प्रवाह की अवस्था में परिलक्षित होती हुई दिखती प्रतीत होती है। Two significant events distinguish middle and modern English, क्योंकि दो महत्वपूर्ण घटनाएं जो मध्यकालीन तथा आधुनिक अंग्रेजी जो मॉडर्न इंग्लिश दोनों में अंतर प्रदर्शित करती है। डिस्टिंग्विश मतलब यहाँ अंतर, डिफरेंस। दीज आर द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड द ग्रेट वावेल शिफ्ट, जो कि पहला जो कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का प्रवेश तथा उनका इंट्रोडक्शन तथा ग्रेट वावेल शिफ्ट का होना, ये दो इसमें सबसे बड़े अंतर आपको दिखना प्रदर्शित हुआ। टुडे इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक एंड इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट द प्रिंटिंग मशीन। आज के समय में एक प्रिंटिंग प्रेस से के बगैर विश्व में सोचना तथा अथवा उसकी कल्पना करना भी असंभव है। द प्रिंटिंग प्रेस सेट अप बाय विलियम कैक्सटन एट द वेस्टमिनिस्टर अवे, जो कि ये प्रिंटिंग प्रेस कैक्सटन द्वारा कब तो 1476 AD में, यहाँ इसकी चर्चा भी की रहा है कि द प्रिंटिंग प्रेस सेटअप बाय विलियम कैक्सटन एट द वेस्टमिनिस्टर अवे इंग्लैंड इन AD 1476 हैज प्लेड अ हिस्टोरिक रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश बिकॉज इट हेल्प टू स्टैंडर्डाइज द लैंग्वेज। ये प्रिंटिंग प्रेस जो विलियम कैक्सटन द्वारा 1476 में इंग्लैंड के वेस्टमिनिस्टर एवे नामक स्थान में स्थापित की गई थी, जिसने अंग्रेजी के विकास में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक भूमिका अदा की, क्योंकि इसने भाषा को प्रामाणिकता के आधार पर, मानकीकरण के आधार पर आधार प्रदान करने में भी मेरी सहायता की। While Middle English was dialectical, modern English is a standard language, though it also has regional and international varieties। जबकि जो मिडिल इंग्लिश का प्रांतीय तथा प्राकृतिकीय स्वरूप था, क्योंकि डायलेक्टिकल है तो प्रांतीय तथा प्राकृतिक स्वरूप तो उसका था ही। मॉडर्न इंग्लिश इज ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज, क्योंकि आप जानते हैं कि आधुनिक अंग्रेजी एक प्रमाणिक भाषा है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। दो यद्यपि इट ऑल्सो हैज़ रीजनल एंड इंटरनेशनल वैरायटीज, जानते हैं कि आधुनिक अंग्रेजी में भी क्या है, क्षेत्रीय तथा इंटरनेशनल भिन्नताएं भी देखने का मौका आपको मिलती है।
The other major linguistic change known as the Great Vowel Shift involved a series of changes in the pronunciation of the English vowels। खास करके एक अन्य महत्वपूर्ण भाषाई परिवर्तन जो कि वो कौन था, द ग्रेट वावल शिफ्टिंग, इसे के नाम से जब इसे जाना जाता है, क्योंकि वो भी क्या है, क्योंकि अंग्रेजी के बड़े एक स्वर वर्ण के उच्चारण से संबंधित श्रृंखलाबद्ध परिवर्तन में लिप्त है, इन्वॉल्व्ड है। द चेंजेस बिगेन इन अबाउट AD 1400 एंड वर फुली एस्टेब्लिश्ड बाय द एंड ऑफ द मिडिल पीरियड। ये परिवर्तन लगभग कब हुआ, तो 1400 AD में प्रारंभ हुआ तथा मध्यकाल के अंत में पूर्णतया एस्टेब्लिश्ड हो गया। दिस phonological changes are seen as the last barrier between the English of the early times and that of now। जो कि आपको ये दिखता हुआ ये शब्द ध्वनि संबंधी परिवर्तन प्रारंभिक काल तथा आज की अंग्रेजी के मध्य अंतिम रुकावट तथा अवरोध के रूप में इसको देखा जाता है, जो कि बैरियर बिटवीन द इंग्लिश ऑफ द अर्ली टाइम्स एंड दैट ऑफ नाउ, जो कि अभी भी इसको देखा जाता है। दूसरे की चर्चा करते हैं कि एक डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश की चर्चा हो रही है। इसमें अभी आप देखेंगे कि कहता है कि वन ऑफ द मिडिल इंग्लिश में कि मिडिल इंग्लिश की जो प्राकृतिक भाषा या क्षेत्रीय भाषा उसकी क्या है, उसके बारे में हम अभी जानेंगे। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ मिडिल इंग्लिश वाज द फैक्ट दैट डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश एग्जिस्टेड इन बोथ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म। सबसे मेन बात तो ये है कि मध्ययुगीन अंग्रेजी के अद्भुत रूप का एक महत्वपूर्ण तथा मध्ययुगीन अंग्रेजी में प्राकृत तथा स्थानीय भाषा शब्दों की उसकी मौखिक तथा लिखित रूप में आज भी उपस्थित है। इंग्लिश एग्जिस्टेड इन बोथ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म, दोनों फॉर्म में, एक बोलने के फॉर्म में भी और रिटन के फॉर्म में भी। There was no single literary standard and the language varied from country to country। क्योंकि आप जानते हैं उसका पृथक साहित्य नियम नहीं है तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों की भाषा में अंतर तथा भिन्नता आपको इसमें मिलेगी। Further, Old English had 4 dialects but Middle English had 1 more। जो कि आप पहले से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, पहले वाले वीडियो मैंने बना के डाला भी है। तो ओल्ड इंग्लिश के पास 4 डायलेक्ट्स हुआ करते थे। जो 4 डायलेक्ट्स कौन कौन है, केंटिश है, नॉर्दम्ब्रियन है, मर्सियन है, वेस्ट सैक्सन है। लेकिन मिडिल इंग्लिश में क्या है कि उससे एक और बढ़ जाता है। दे वर नोन एज नॉर्दर्न, जो कि पहले वाले को नॉर्दर्न ही कहते हैं। दूसरा साउदर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड एंड केंटिश। ये चारों के चारों, पांचों के पांचों क्या हैं, तो ये मिडिल इंग्लिश के डायलेक्ट हैं। ओनली द लास्ट रिमेन्स अनचेंज्ड, अंतिम वाला केवल अनचेंज्ड होके बच गया। द नॉर्दम्ब्रियन ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज नाउ कॉल्ड नॉर्दर्न। जो नॉर्दम्ब्रियन, जो ओल्ड इंग्लिश की जो नॉर्दम्ब्रियन है उसे आज हम नॉर्दर्न के नाम से जानते हैं। वेस्ट सेक्शन इज नाउ साउदर्न, क्योंकि वेस्ट सेक्शन जो उसके नाउ अभी जो साउदर्न के नाम से जानते हैं। एंड मर्सियन इज डिवाइडेड इनटू 2 डायलेक्ट्स। मर्सियन को 2 भागों में बांटा जाता है, जिसे फर्स्ट वाले को विच केम टू बी नोन एज ईस्ट मिडलैंड और सेकेंड को वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। जो कि मर्सियन को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, जिसको एक को ईस्ट मिडलैंड कहा गया और दूसरे को वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट के नाम से जाना जाने लगा। मॉडर्न इंग्लिश हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। जो कि आधुनिक अंग्रेजी की जो मैं बातें करूं तो जो कि आज भी एक ये किससे, तो ईस्ट मिडलैंड पूर्वीय मध्य प्रक्षेत्र की भाषा से ये क्या हुआ, तो इसमें विकास किया है, ऐसे मानना भी चाहिए। A number of factors together with geographical considerations to a situation where the East Midland dialect became the most important and useful to the people of this age। इसमें एक a lot of factors है एक साथ, जिसमें इसमें आप ये चीज़ समझ भी सकते हैं। इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि जोग्राफिकल कंसिडरेशंस है ये, जिसके माध्यम से हम इसके बारे में जानते हैं कि एक ऐसी स्थिति को अग्रसर हो गए हैं जहां पर ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट अभी प्रांतीय भाषा के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण और यूजफुल खास करके इस एज के लिए हो गया था। इससे नेक्स्ट वाले पेज में चलते हैं। अब मैं सेकेंड पार्ट में इसी के सेकेंड पेज में आता हूं, तो अभी अब देखेंगे
कि मिडिल इंग्लिश वोकेबुलरी। अब मिडिल इंग्लिश की वोकेबुलरी कैसी थी इसके बारे में हम जानेंगे। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट लिंग्विस्टिक इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रूल इन इंग्लैंड वॉज दैट अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच वर्ड्स एंटर्ड द लैंग्वेज। इंग्लैंड पर जब फ्रांस के जब शासन का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव फ्रेंच शब्दों का अंग्रेजी भाषा में प्रवेश एवं सम्मिलित होना था। मेनी ऑफ दिस वर्ड्स आर रिलेटेड टू द डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ द रॉयल ऑफिस, जो कि आप देखेंगे इसमें से अनेक शब्द किससे, तो शाही कार्यालय की प्रतिष्ठा एवं सम्मान से संबंधित है। सम ऑफ दीज वर्ड्स आर रॉयल्टी, रियलम, होमेज, प्रिंस, प्रिंसेस, ऑनर, ड्यूक, डचेस, पैलेस, कास्ल, हॉल एंड सॉवरेन। इसमें से इसके कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे रॉयल्टी, रियलम, होमेज, होमेज के बारे में तो जानते भी हैं आप, रियल मतलब राज्य होता है और होमेज मतलब श्रद्धांजलि, प्रिंस राजकुमार, प्रिंसेस, ड्यूक, डचेस, पैलेस, कास्ल, हॉल एंड सब, इस प्रकार के सारे वर्ड्स इसी से रिलेटेड हैं। द फ्रेंच इन्फ्लुएंस वॉज ग्रेजुअल बट सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरी। ये जो फ्रेंच ने क्या किया, तो कुछ ऐसे जो 13th और 14वीं शताब्दी में क्या था कि कंटिन्यूअसली चलते चलते हुए दिखता प्रतीत हो रहे थे। एंड अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट अबाउट 10,000 न्यू वर्ड्स वर ब्राउट ओवर फ्रॉम द फ्रेंच into English during this time. Out of this almost 75% are in use today. आज भी लगभग एक गेसिंग, एक एस्टिमेट लगभग किया जाए तो इससे मुझे पता चलता है कि लगभग 10,000 नए वर्ड्स किसी फ्रांसीसियों द्वारा इस अवधि में लाकर अंग्रेजी भाषा में जोड़ दिया गया, जिनमें से लगभग 75% आज भी ये वर्ड यूज में लाए जाते हैं। These words are related to a law, literature, administration, religion, fashion. ये सारे वर्ड्स किससे रिलेटेड थे, तो लॉ से, कानून से, साहित्य से, या प्रशासन या धर्म एवं श्रृंगार फैशन आदि से रिलेटेड थे। ये सारे के सारे वर्ड्स किसके, ये सारे के सारे वर्ड्स फ्रांस के देन थे। Another dominant influence on Middle English was that of Latin. अगर बात करा जाए तो जिस प्रकार ओल्ड इंग्लिश में भी लैटिन का एक महत्वपूर्ण स्थान था, सेम उसी प्रकार से इस क्षेत्र में भी आते वक्त मिडिल इंग्लिश में भी आने के बाद ये मिडिल इंग्लिश पर भी लैटिन का भी अच्छा खासा प्रभाव दिखता प्रतीत हुआ। Some of the words from Latin came directly, but some entered through French and were words related to science, medicine, law and literature. क्योंकि पढ़े भी होंगे तो आपको पता भी होगा, पिछले वाले वीडियो में डाला था तो इसके बारे में जानते भी होंगे। लैटिन से कुछ शब्द जो कि प्रत्यक्ष रूप से सीधे अंग्रेजी में आए, किंतु कुछ अन्य शब्द फ्रेंच भाषा के माध्यम से आए तथा ये वर्ड किससे रिलेटेड थे, साइंस से, मेडिसिन, लॉ, लिटरेचर, इससे रिलेटेड थे। सम ऑफ द बोरोड वर्ड्स आर, कुछ ऐसे वर्ड जो कि उधार लिए गए, वो किससे, जैसे कौन कौन से वर्ड्स हैं, हिस्ट्री है, इंडेक्स है, इंटेलेक्ट है, लीगल है, मैग्नीफाई है, पिक्चर है, जीनियस है, समरी है, सब्स्टिट्यूट है, टेम्परेचर है, मैग्नीफाई है, प्राइवेट एटसेट्रा। ये सारे के सारे वर्ड्स इससे लिए गए। जो वर्ड कौन कौन है, हिस्ट्री, इतिहास, इंडेक्स है, इंटेलेक्ट है, लीगल, ये सारे के सारे वर्ड्स किससे लिए गए, तो ये सारे के सारे वर्ड्स इसी से लिए जाने वाले वर्ड्स हैं, जो कि अभी आप उसके बाद वाला जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट बचा हुआ जो मिडिल इंग्लिश ग्रामर, उसको मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में डालूंगा। और वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूलें और इसे शेयर भी करें, कि ताकि जो बच्चे इसको नहीं पढ़ते होंगे और इससे रिलेटेड जानते हैं ना कि 12th क्लास में इससे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, इसलिए इसको अवश्य ही पढ़ें। थैंक्स।